हाय, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल सेशन ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन, जो कि बहुत डिमांड पर आज मैंने इसको करने की कोशिश की है अभी और करूँगा भी। चूँकि एडिटोरियल डिस्कशन मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बहुत से वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। बीके सिन्हा वाले वीडियोस में तुमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आज इसका दो फ़ायदा होगा। एक तो होगा कि एडिटोरियल को हम लोग कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको कैसे समझें, नंबर वन। नंबर टू, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा जो कि बिल्कुल करेंट इवेंट्स पे होंगे। एडिटोरियल की यही खासियत होती है कि बिल्कुल जो लेटेस्ट चीज़ें चलती रहती हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर एडिटोरियल लिखे जाते हैं, एंड दैट टू उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे जाते हैं। इसीलिए इसमें तुमको फैक्ट्स भी मिलेगा और इसमें एनालिसिस भी मिलेगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एनी एडिटोरियल। आज जो एडिटोरियल लिया गया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, 7 अक्टूबर का है और रिलेटेड है जीएसटी पे। जीएसटी अभी हमारे अगर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकॉनमी की बात करें तो जीएसटी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो हम लोगों को परेशान करके रखे हुए है। जीएसटी मीन्स कि क्या क्या डिस्कशन उस पर किए गए। अभी जो मीटिंग हुई है मंडे को, और उसी पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसी पर ये एडिटोरियल तुम्हारे सामने है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखो, जब भी कोई एडिटोरियल होता है तो हेडिंग के नीचे हेडिंग रहेगा, उसके बाद हेडिंग के नीचे ये देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन होती है ये जिस्ट होती है, जो कि पूरे एडिटोरियल के सारांश को बताती है। सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग लगाना पड़ेगा, बट रीडिंग लगाने के पहले जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसको बोल्ड किया गया है और रेड कलर में लिखा गया है। ये वर्ड्स मैं डिस्कस करूँगा अभी तुम्हारे साथ। तो देखो, पहला वर्ड यहाँ पे है ऑफसेट। ऑफसेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के असर को कम करना। कोई वैसी चीज़ जो तुम्हें बुरी तरह से प्रभावित कर रही है और तुम उसके असर को मिटिगेट करना चाहते हो, इसके लिए दूसरा सेम वर्ड हम लोग मिटिगेट भी लिख सकते हैं। उसको अगर कम करना चाहते हो तो वहाँ पे हम लोग वर्ड लिखते हैं ऑफसेट, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा वर्ड है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब होता है कमी, जो गैप रह जाता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है और जो रिजल्ट हमें मिलता है, अगर उसमें गैप है तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टफॉल, ठीक है। फिर एक वर्ड यहाँ पे है रिफॉर्म्स। ये वर्ड तुम लोग जानते होंगे। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। जैसे हमारे सिस्टम में, हमारे सोशल सिस्टम में बहुत से रिफॉर्म्स लाए गए, सुधार लाए गए। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाया जाता है या संशोधन किया जाता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अमेंडमेंट। ये इसका हिंदी होता है संशोधन, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है निहित होना। जैसे इफ़ यू बिकम एन ऑफिसर, तो तुम्हारे अंदर में बहुत से पावर्स आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तुमको दिए जाते हैं, वेस्ट किए जाते हैं। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वेस्ट। वेस्ट का एक और मीनिंग होता है, जो गंजी या बनियान हम लोग पहनते हैं उसको भी जो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं उसको वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट इज़ द इंग्लिश वर्ड। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। जैसे रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाना, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है सुशांत सिंह मर्डर केस में, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजेक्ट्री। ये वर्ड तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा या फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा। ट्रेजेक्ट्री मीन्स होता है पथ या रास्ता। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, पथ या रास्ता। नेक्स्ट फिर वर्ड यहाँ पे है इन्फ्लुएंस। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मीन्स कार्य निष्पादन। तुम कैसा काम करते हो, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है, अफेक्ट करना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस। फिर यहाँ पे एक वर्ड है आउटकम। आउटकम मीन्स होता है नतीजा।
या इसके लिए दूसरा सेम वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट। आउटकम मीन्स रिजल्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन गोइंग। ऑन गोइंग मीन्स जो चलते रहता है, जैसे द टेरर ऑफ पैंडेमिक इज ऑन गोइंग और द ऑन गोइंग टेरर ऑफ पैंडेमिक इज देयर इन आवर माइंड। कंटिन्यूइंग, जो चीज़ लगातार चलते रहती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ऑन गोइंग। सेम वर्ड इसके लिए है कंटिन्यूइंग। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। विवाद के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिस्प्यूट। जैसे कोई ज़मीन का प्लॉट ऐसा होता है जिस पर विवाद होता है तो डिस्प्यूटेड प्लॉट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मीन्स मुआवजा। जैसे सरकार अगर हमसे ज़मीन ले लेती है अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो उसकी भरपाई करती है, उसके बदले में हमें पैसे देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पेंसेशन, मुआवजा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है की। की का मतलब हम लोग जानते हैं चाबी, लॉक एंड की, ठीक है। बट यहाँ पे की का मतलब अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं की। जैसे किसी कंपनी में कोई एक ऐसा आदमी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कंपनी उसी की वजह से चल रही है, तो उसको कहते हैं कि वो अपने कंपनी का की मैन है। नेक्स्ट है फैक्टर। तो जानते हो फैक्टर का हिंदी होता है कारक। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, फाइनली सेलेक्ट होना, इसमें लक भी एक फैक्टर होता है, एक अहम भूमिका निभाने वाला कारक होता है, तो फैक्टर यू नो। नेक्स्ट है रूटीन। रूटीन का मतलब होता है जो चीज़ें रोज़ चलती हैं, रोज़मर्रा के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं रूटीन। जो डे टू डे बेसिस पे जो काम होता है दैट इज़ कॉल्ड रूटीन। फिर एक वर्ड है इशू। इशू वर्ड आजकल प्रॉब्लम जो वर्ड था उसको आजकल रिप्लेस कर दिया है इस वर्ड ने, इशू। अगर तुम प्रॉब्लम वर्ड यूज़ करोगे तो तुमको माना जाएगा कि तुम थोड़े बैकवर्ड हो, जो नई इंग्लिश है उसका ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉब्लम की जगह पर इशू। समस्या या मुद्दा। इशू का अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तो निर्गत करना भी होता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, नोट निर्गत करती है या इशू करती है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यहाँ पर भी हमने इसको बोल्ड करके लिखा है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने की प्रक्रिया, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांजिशन। जैसे इंडियन इकॉनमी ट्रांजिशन स्टेज में है, डेवलपिंग से ये डेवलप्ड इकॉनमी की तरफ जाना चाहती है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांजिशन। नेक्स्ट है वॉलंटरीली। वॉलंटरी, उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, स्वेच्छा से, जो काम अपनी इच्छा से किया जाता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वॉलंटरी। एक और वर्ड होता है वॉलंटियर। इसका हिंदी अगर कहा जाए तो स्वयं सेवक, जो अपने से सेवा करने के लिए तैयार है उसको हम लोग कहते हैं वॉलंटियर। उसी से बना हुआ वर्ड है वॉलंटरली। फिर एक फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ किया गया, फ्रेजल वर्ड गिव अप। गिव अप का मतलब होता है एक तरह से सरेंडर कर देना या छोड़ देना, त्याग देना, उसके लिए फ्रेज हम लोग यूज़ करते हैं गिव अप। फिर यहाँ पे एक वर्ड है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मीन्स एक पक्षीय, जो चीज़ एक तरफ से होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं यूनिलैटरल। यूनिलैटरल फायरिंग, अगर पाकिस्तान इंडिया पे अकेले फायरिंग कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग वो यूज़ करेंगे वर्ड यूनिलैटरल, और अगर दोनों तरफ से होने लगेगा तो दैट इज़ कॉल्ड बाईलैटरल, और हिंदी में उसके लिए वर्ड है द्विपक्षीय। फिर यहाँ पे एक वर्ड है चंक। चंक का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट, के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं चंक। जैसे मान लो केक है, इतना बड़ा केक है और कोई आदमी उसका 70% काट के लेके चला गया, तो हम बोलेंगे कि ही टूक अवे द लार्ज चंक ऑफ द केक। चंक का मतलब हिस्सा। नेक्स्ट यहाँ पे एक फ्रेज है इंटर्न। इंटर्न का मतलब होता है बदले में। जैसे मैंने मेहनत की, इंटर्न मुझे पैसा मिला, मीन्स बदले में मुझे पैसा मिला।
फिर यहाँ पे एक वर्ड है मॉनेटरली। एक तुम लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। मॉनेटरी मीन्स होता है, मॉनेटरी मीन्स होता है मुद्रा, ठीक है। तो उसी से बना हुआ वर्ड है मॉनेटरली। एक वर्ड यहाँ पे फिर है स्मूदन। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, या जो चीज़ अच्छे तरीके से चलती है, बिना किसी प्रॉब्लम के चलती है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्मूथ, और उसी से बनता है वर्ड स्मूदन। स्मूदन का मतलब किसी चीज़ को सुगम बनाना या सरल बनाना, उसके लिए एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है स्मूदन। और ट्रांजिशन का मतलब एक चरण से दूसरे चरण में जाने की प्रक्रिया। तो इतने वर्ड्स थे इस एक पैराग्राफ में, और ये आधा पैराग्राफ लिया गया था। 1.5 पैराग्राफ में इतने वर्ड्स थे जो कि डिस्कशन में आए। एडिटोरियल में यही होता है, इसीलिए एडिटोरियल पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता, ठीक है। तो इन वर्ड्स को तुम एक जगह पे अपने नोटबुक में लिख के याद करना, और जब भी मौका मिलेगा, एग्ज़ाम में भी ये वर्ड्स आते ही हैं, तो तुम वहाँ पे अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हो। नाउ वी डिस्कस कि इसमें लिखा हुआ क्या है, सेंटेंस वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो जो जिस्ट है इस एडिटोरियल का, उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द सेंटर शुड बोरो टू ऑफसेट जीएसटी शॉर्टफॉल। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। जीएसटी में जो कलेक्शन आना चाहिए था उसमें कमी रह गई, और इस कमी को पूरा करने के लिए या इसके असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, उधार कर्ज लेना चाहिए, चाहे जहां से भी कर्ज ले, लेकिन इस कमी को दूर करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और इसके लिए उसको कर्ज लेना चाहिए। इट विल हेल्प इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और अगर ऐसा करती है केंद्र सरकार तो आर्थिक सुधारों में मदद मिलेगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब आर्थिक सुधार। तो ये है इस पूरे एडिटोरियल का जेस्ट। अब हम लोग देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट स्टेट्स विथ सिग्निफिकेंट पावर ओवर द कंट्रीज डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री। अगर हम देखें किसी भी देश के विकास के रास्ते में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि जो भी राज्य हैं, केंद्र सरकार तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं हमारे संविधान के अनुसार उनको भी बहुत सी शक्तियां दी गई हैं। राज्यों को भी बहुत सी शक्तियां दी गई हैं जो देश के आर्थिक विकास में मदद कर सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कुछ ग्रामर की बात करें तो क्या क्या देख सकते हैं कि वेस्ट जो वर्ड है इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है विथ, ठीक है। साथ ही साथ किसी चीज़ पर शक्ति अगर है तो पर के लिए पावर के साथ यहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, ठीक है। कंट्री के साथ एपोस्ट्रोफे एस लग सकता है, यहाँ पर भी इसको सही लगाया गया है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस सेंटेंस में ग्रामर से रिलेटेड थे, जिसको मैंने डिस्कस किया। नाउ वी कम टू सेकंड सेंटेंस। देयरफॉर इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड by both the financial health of states and the quality of the state-state relationship. This is a very important line जिसमें 2 फैक्टर को डिस्कस किया गया। उसमें कहा गया कि भारत का जो आर्थिक परफॉर्मेंस है, इसकी इकॉनमी कैसे चलती है, इसको बहुत कुछ प्रभावित करती है 2 चीज़ें। कौन कौन सी? पहला फैक्टर है फिनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट्स। राज्यों का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, अगर अच्छा होगा तो पूरे देश का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ है कि द क्वालिटी ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कैसे संबंध हैं, वो भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के आर्थिक विकास में। तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि राज्यों का अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो डेफिनेटली पूरे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। साथ ही साथ सिर्फ उससे काम नहीं चलता, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में संबंध कैसे हैं। अगर वो संबंध अच्छे हैं तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।
यहाँ पे अगर हम ग्रामर की बात करें तो कंजंक्शन का एक चीज़ देखा गया, बोथ और यहाँ पे एंड, बोथ के साथ एंड लगता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। साथ ही साथ इसके बाद आने वाला V3 वर्ब यूज होता है पैसिव वॉइस में, वो भी यहाँ पे है, इन्फ्लुएंस का V3 इन्फ्लुएंस्ड यूज किया गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, दिस मेक्स द आउटकम ऑफ द ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड सम स्टेट्स ओवर GST कॉम्पेंसेशन ए की फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कहता है कि अभी अगर तुम अपडेटेड अपने को रखते होगे इकोनॉमिक इश्यूज से, तो अभी क्या चल रहा है GST के मामले में, केंद्र सरकार की तनातनी चल रही है कुछ राज्यों से, क्योंकि केंद्र सरकार ने, अगर इसके हिस्ट्री में तुम जाओगे तो GST इंट्रोड्यूस करने के समय में जो वादे किए थे राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार उसे पूरा नहीं कर रही है, और इसीलिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में GST कॉम्पेंसेशन को लेकर जो डिस्प्यूट है लगातार जो जारी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये जो डिस्प्यूट है, ये हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है निगेटिवली। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए रूटीन इशू, और इसीलिए ये एक वार्निंग सिग्नल है कि ये जो डिस्प्यूट है कुछ राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में, इसे दिनचर्या के आम मुद्दों के जैसा नहीं लिया जाना चाहिए। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, इसीलिए इसमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है या केयर के साथ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो शुड के साथ बी लगा हुआ है, और बी के साथ यहाँ पे V3 भी यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, India's transition to GST in 2017 required an act of faith by states। भारत ने जो ट्रांजिशन लिया 2017 में GST इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यों ने अपने बहुत से टैक्स हटा दिए और एक सेंट्रलाइज टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में एक एक्ट के द्वारा। इसके लिए एक कानून बनाया गया, और ये जो एक्ट था, ये आपसी विश्वास का एक्ट की वजह से ये एक्ट पास हुआ कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में आपसी विश्वास है, और इसीलिए GST उस समय इंट्रोड्यूस किया जा सका। तो दे वॉलंटरली गेव अप यूनिलैटरल पावर ओवर ए बिग चंक ऑफ देयर टैक्स बेस टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट। यहाँ पे दे जो यूज़ किया गया है वो राज्यों के लिए यूज़ किया गया है। राज्यों ने स्वेच्छा से, केंद्र सरकार के कहने पर स्वेच्छा से एक पक्षीय शक्ति दे दी केंद्र सरकार को कि जो भी टैक्स बेस है पूरे इंडिया में, उस पे कंट्रोल किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा, लेकिन शेयर राज्य सरकारों में भी बटेगा। द सेंटर इन टर्न प्रॉमिस टू हेल्प देम मॉनिटरली टू स्मूदन द ट्रांजिशन। और उस समय जब ये एक्ट पास हो रहा था, उस समय केंद्र सरकार ने बदले में क्या किया था, जब राज्यों ने ये केंद्र सरकार पर विश्वास किया, तो उसी समय केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वो सभी राज्यों को आर्थिक रूप से मदद करेगी, चूँकि टैक्स का जो चंक, मेजर चंक होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा, तो जो भी पैसा आएगा तो वो राज्यों को आर्थिक मदद देती रहेगी, ताकि ये जो ट्रांजिशन है, जो बहुत से टैक्स इंडिया में थे उसको एक टैक्स के रूप में लाया गया GST के रूप में। तो इंडियन इकॉनमी का ये जो ट्रांजिशन था GST के तरफ, वो स्मूथ तरीके से चलता रहे, निर्बाध रूप से चलता रहे, उसमें कोई बाधा नहीं आए, ये वादा था केंद्र सरकार का। तो ये जो पैसेज यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका मीनिंग यही था, GST पर बेस था, और एक एक सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है इसको मैंने पढ़ के सुनाया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। पेपर को कैसे पढ़ें, उसके वर्ड्स को कैसे हम लोग समझें, और पेपर में भी हम लोग अगर चाहें तो अपने ग्रामर के नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो चीज़ भी पढ़ी है वो वहाँ पे सही यूज़ किया गया कि नहीं। जैसे देश के नाम के साथ या देश पर एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है, ये थोड़ा यूनिक चीज़ है, एक्सेप्शन में हम लोगों ने पढ़ा भी था
कि ऐसे जनरली निर्जीव चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं करते, बट कंट्री के साथ क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि कंट्री इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी देश कैसे बनता है? लोगों के ग्रुप से बनता है, तो इसीलिए उसको सजीव माना जाता है और वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं। इसी तरह के और भी चीज़ ग्रामर का अगर तुम लोग देखोगे, जब भी बी रहता है, इट कैन बी डन, इट कैन बी सेड, बी के साथ हम लोग V3 यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो एरर्स के इश्यूज भी इसमें तुम देख सकते हो। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि तुम्हारे बेनिफिट के लिए आज किया गया। आगे भी हम लोग इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए सेशन में तुम लोगों के साथ। टिल देन, थैंक यू।